हेलो बच्चों, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके? तो कल क्या है ना, कल लास्ट वाले लेक्चर में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था और लगभग 1 आवर के आसपास हो गया था। तो फिर इंस्ट्रक्शंस ने कह दिया भाई टाइम हो गया सर आपका, अब नेक्स्ट क्लास में आप बना सकते हैं। तो वहीं पे बीच में रोकना पड़ गया था लेक्चर, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ की। इसमें एक एप्लीकेशन के बारे में बात किया था बट सही से डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, करते हैं फिर इस लेक्चर में कंटिन्यू। ये तुम्हारा डे थर्ड वाला, मतलब जो डे टू में कन्वर्ट होने वाला था वो डे थर्ड में आ चुका है लेक्चर। सोचा था कि उसमें कन्वर्ट, लेकिन देखो पता है क्या, कंटेंट ज़्यादा देने की वजह से टाइम ना ज़्यादा लग रहा है। बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना बोला है वो मैं ज़रूर कराऊंगा। तो ये डे थ्री में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? ओके। तो यार, इंट्रो देने की बात अगर करें तो हर बार ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी बता देते हैं। मेरा नाम प्रिंस राज पासवान है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और जो आपके चैनल का नाम है वो अमरदीप एकेडमी है। और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ हमने पढ़ा था, हेनरी लॉ ने ये समझाया था हमें। हेनरी लॉ ने कहा था कि अगर कोई गैस, किसी भी पर्टिकुलर गैस को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो सारा खेल यहाँ पर किसका है? प्रेशर का है। ये बात हमने की थी हेनरी लॉ में। गैस यहाँ पे ऐड कर रहा है बच्चा सॉल्यूट के जैसा, और लिक्विड यहाँ पे ऐड कर रहा है सॉल्वेंट के जैसा। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप प्रेशर को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कोई भी पर्टिकुलर गैस जो है लिक्विड में डिसॉल्व होगा। ये बात हमें हेनरी समझा रहे थे। उसमें भी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। तो अगर लिक्विड के सरफेस पे अलग अलग तरह के गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो उन सभी पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर गैस का भी प्रेशर होता था। तो उस इंडिविजुअल प्रेशर को, इंडिविजुअल प्रेशर को हम लोग बच्चा बोल रहे थे, उस इंडिविजुअल प्रेशर को हम लोग बोल रहे थे पार्शियल प्रेशर। है ना? क्या बोल रहे थे? पार्शियल प्रेशर बोल रहे थे। तो एक तो वो प्रेशर हो गया जो टोटल प्रेशर लग रहा है, यानी कि सब पे लग रहा है। एक वो प्रेशर हो गया जो इस पूरे गैसेस पे ऊपर से लग रहा है। उस प्रेशर को हम लोग कह सकते हैं कि भाई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब पे लग रहा है। ठीक है। अब सब पे लग रहा है तो सारे के सारे डिसॉल्व होंगे, लेकिन कौन, अगर मान लो यहाँ ज्यादा अलग अलग गैसेस है, H2 है, N2 है, O2 है, ठीक है, एंड CO2 है, तरह तरह के गैसेस है, तो कौन कितना डिसॉल्व होगा वो कौन डिसाइड करेगा कि किसका कितना पार्शियल प्रेशर है? इतनी बातें हमने की थी। और और किस इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन पे। उस गैस की बात करोगे जिस गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो। तो ओवरऑल ये था हेनरी लॉ। पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, है ना? पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। और पी गैस को हटाया था हमने तो केच कांस्टेंट लगा दिया था और एक्स गैस आ गया था। यानी कि ओवरऑल फिर से मैंने बता दिए हेनरी लॉ को। ये था ओवरऑल हेनरी लॉ। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जाके देख लो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में, कि हेनरी लॉ जो हमने पढ़ा है उसका डेली लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। ये समझा दिया था लास्ट लेक्चर में, है ना? बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे हेनरी लॉ की, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, तीन एप्लीकेशन इसके समझो अच्छे से। कौन कौन से तीन एप्लीकेशन है? पहला, कॉक इंडस्ट्री से रिलेटेड। दूसरा, स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर जिसे बोलते हैं, स्कूबा डाइवर्स। और तीसरा, हाई एल्टीट्यूड वाला सिस्टम। हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड से क्या दिक्कत आती है गैसेस के सॉल्विटी कम होने की वजह से। ये तीन एप्लीकेशन हमारे पास है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में बार बार रिपीट किया जाता है, इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में रिपीट होते हैं बार बार। और एंट्रेंस की बात करें तो अजर से रीजन के लिए, अजर से रीजन में पूछ सकते हैं। तो पहला डिस्कस करते हैं। देखो, कॉक इंडस्ट्री ने हेनरी लॉ को किस तरीके से यूज किया
और कॉक इंडस्ट्री ने हेनरी लो का यूज करके अपना प्रोडक्ट कैसे बनाया? देखो, कोई भी लिक्विड अगर टेस्टी लगता है ना पीने में, तो टेस्टिस किस वजह से लगता है? गैसेस के डिसोल्यूशन की वजह से, बिकॉज ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन इट। बट कोई भी गैस टेस्टी लग रहा है, स्वाद आ रहा है पीने में, ठीक है, तो उसका रीजन है गैसेस सॉल्यूबल, गैसेस नहीं, गैस आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, गैस सॉल्यूबल इन इट, इसमें लिक्विड में। तो कॉक इंडस्ट्री ने यही यूज किया एट हाई प्रेशर। देखो, कॉक इंडस्ट्री में जो बनाया जाता है कुछ और नहीं, शुगर सोल्यूशन होता है, ठीक है, शुगर सोल्यूशन। अब इस शुगर सोल्यूशन में, शुगर सोल्यूशन की वजह से थोड़ा बहुत मीठा लगता है पीने में, इसमें क्या है, CO2 को ऐड किया जाता है, CO2 को ऐड किया जाता है एट हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करके CO2 को कोका कोला में और बाकी सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, ठीक है। अब हाई प्रेशर पे CO2 को ऐड क्यों किया जाता है? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा CO2 का, उतना ही ज़्यादा वो लिक्विड में डिसॉल्व होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो लिक्विड में डिसॉल्व होगा। तो एक एप्लीकेशन तो ये हो गया, ठीक है, फॉर मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, फॉर मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में हेनरी लो का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें आप क्या ध्यान रखोगे कि CO2 को हाई प्रेशर पे ऐड किया जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन को टेस्टी बनाने के लिए। अभी हम थोड़ी देर बाद ये भी बात करेंगे कि हम जो कोक पीते हैं या कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, वो हमें ठंडा ही अच्छा क्यों लगता है, गर्म अच्छा क्यों नहीं लगता, गर्म कोक जो है हमें टेस्टलेस क्यों लगता है, और जो कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक है हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गैस की सॉल्युबिलिटी का ही रीज़न है। टेम्परेचर जब कम होता है तो गैस लिक्विड में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, अब इतना ध्यान रखो, ठीक है, टेम्परेचर जब कम होगा तो कोई भी गैस लिक्विड में ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, रीज़न आपको बताएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, जब टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे ना सॉल्युबिलिटी का, तब हम आपको समझाएंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा? अभी आपको बताया था स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स और क्यों हम लोग हैंडलों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? स्कूबा डाइवर्स, देखो बच्चों, जो गोताखोर होते हैं ना, समुद्र में जाते हैं, ठीक है, किसी भी पर्पज से, किसी चीज़ का इन्वेंशन करना हो, ढूंढना हो, है, तो तुमने देखा होगा कि वो अपने पीछे एक सिलेंडर लगा के जाते हैं, गैस सिलेंडर, ठीक है, उसके अंदर हीलियम गैस मिक्स होता है। तो क्यों होता है हीलियम गैस मिक्स, इसके पीछे का रीजन क्या है? अब देखो होता क्या है, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो वाटर है, वाटर के बॉटम पे जैसे कोई नीचे जा रहा है, ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब कोई बंदा जो है पानी के अंदर चला गया, पानी के अंदर चला गया, ठीक है, पानी के अंदर चला गया, तो पानी के अंदर एट द बॉटम, अगर हम पानी के तली की बात करें, बॉटम की बात करें, या फिर पानी के अंदर की बात करें, तो सरफेस के कंपैरिजन में वाटर के बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा लगता है, ठीक है, ऊपर से जितना ज़्यादा वाटर के नीचे जाएगा स्क्यूबा डाइवर्स वाले लोग, उतना ही ज़्यादा उन पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा, क्योंकि वाटर के बॉटम पे प्रेशर वाटर का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सरफेस के। अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया है, ऊपर सरफेस के कंपैरिजन में नीचे वाटर के नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, और जब प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा, और उतनी ही ज़्यादा वो सारे के सारे गैसेस जो है वो सॉल्यूबल हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो गैसेस क्या हो जाएंगे, सॉल्यूबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बाकी गैसेस होंगे, N2 गैस, ठीक है, O2 गैस के लिए तो सिलेंडर लेके जाता है, O2 गैस के लिए साथ में सिलेंडर को टांग के लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर N2 गैस की क्वांटिटी जो है ना ज़्यादा है, N2 गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है, कहाँ पे, एट बॉटम। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से N2 गैस और अदर गैसेस भी ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। अब डिसॉल्व तो हो गए, अब होगा क्या दिक्कत, जैसे ही स्क्यूबा डाइवर्स वाले पानी से बाहर निकल कर आएंगे, जैसे ही स्क्यूबा डाइवर्स वाले जैसे बॉटम के सरफेस पे थे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से N2 गैसेस और अदर गैसेस डिसॉल्व हो गए थे, ठीक है, वाटर के ब्लड में क्या हो गए थे, डिसॉल्व हो गए थे, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही वापस ऊपर आएंगे,
प्रेशर वापस से गिर जाएगा। जैसे ही वापस से ऊपर आएँगे ये, ठीक है? इनका प्रेशर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा एज़ कंपेयर टू बॉटम प्रेशर के। बॉटम मतलब वाटर के नीचे जो प्रेशर था, उस प्रेशर के अकॉर्डिंग अब जब बाहर आएँगे तो इनका प्रेशर गिरेगा। अब प्रेशर गिरेगा तो जो सॉल्युबल थी गैसेस ब्लड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ब्लड के कैपिलरीज़ ब्लड हो जाए या ब्लड का टिश्यूज़ हो गया, कैपिलरीज़ हो गया, उन सब से वो गैसेस वापस से अनसॉल्युबल होने की कोशिश करेंगे और वो गैसेस बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो होता क्या है कि जितने भी टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, उन सब में जो है ना बुलबुले टाइप बन जाते हैं। लाइक जैसे कि अगर मान लो कि कहीं पर एयर वेपर जम जाता है ना, तो एक बार जो टिश्यू है वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा बहुत एयर जम रहा हो, तो वहाँ पे ना थोड़ा डॉट, 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 डॉट सा बन जाता है। इस केस में बहुत ही ज़्यादा मसल में स्ट्रेच होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है? और ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंड्स बोलते हैं। एक तरह से डिज़ीज़ हो गया, इसको क्या बोलते हैं? बेंड्स कहते हैं। मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये था तुम्हारा सेकंड एप्लीकेशन किसका? हेनरी लॉ का। तो स्क्यूबा डाइवर्स वाले जो हैं, वो जब नीचे जाते हैं तैरने के लिए या फिर स्विमिंग करने के लिए या फिर किसी चीज़ का डिस्कवर करने के लिए, यानी कि ओवरऑल बात ये है कि अगर वाटर के नीचे अगर कोई जा रहा है तो सिलेंडर लेके जाना बहुत ज़रूरी है और उस सिलेंडर के अंदर जो है, जिस गैस का इस्तेमाल करते हैं वो कौन-सा गैस है? हीलियम गैस है, क्योंकि ये क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है, ठीक है? और सॉल्युबल ज़्यादा ना हो उससे ये बचाता है और सिर्फ़ ऑक्सीजन को ही इन्हेल करे, ये करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो ये था स्क्यूबा डाइवर्स सेकंड लॉ ऑफ सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। थर्ड की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड वाला सिस्टम आ जाता है, उसके लिए चाहिए स्पेस। अब यहाँ पे केएच और टेम्परेचर का रिलेशनशिप आ गया है। यार अभी बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन। बेटा यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? थर्ड एप्लीकेशन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पीडीएफ ऐसे तैसे बन जाती है फिर। थर्ड एप्लीकेशन। अब थर्ड एप्लीकेशन में क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि बोर्ड में ये रिपीट होता है। थर्ड एप्लीकेशन। तो बेटा होता क्या है? एट हाई एल्टीट्यूड मतलब कि ग्राउंड सरफेस पे से ऊपर। जैसे अगर हम बात करें पहाड़ों की, यहाँ पर कोई चला गया ऊपर, ठीक है? यहाँ पर कोई चला गया चढ़ के, यहाँ से चढ़ के जा रहा है, यहाँ तक चला गया। तो ये है ग्राउंड सरफेस अर्थ का, ठीक है? यहाँ पर प्रेशर जो है गैस का वो ज़्यादा है। ये इतना है कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में डिज़ॉल्व हो सके। लेकिन जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, प्रेशर ऑफ गैस जो है वो कम होने लग जाता है, ठीक है? प्रेशर ऑफ गैस जो है कम होता है। तो ध्यान रखना है एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर ऑफ गैस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। यहाँ जो प्रेशर लग रहा है कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मूविंग एज़ मूविंग टुवर्ड्स हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड at moving towards high altitude atmospheric pressure atmospheric pressure will decreases एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है? गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाती है, ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ solubility of oxygen solubility of oxygen decreases decreases in blood। अब ब्लड के अंदर प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर लेवल पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस केस में बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है? मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसको भी ये हो रहा है मेंटल कन्फ्यूज़न कह सकते हो। मेंटल कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अजीब-सा लगता है, चक्कर से आने लग जाते हैं, नॉज़िया सा फ़ील होता है, वॉमिटिंग जैसा भी लगता है। यानी कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टू थिंक। एनसीईआरटी के जो बोर्ड है, बोर्ड वाले यही आंसर्स माँगते हैं, डिफ़िकल्ट टू थिंक। जिस किसी पर्सन को भी ये डिज़ीज़ इस चीज़ को फ़ेस करना पड़ रहा है, वो मतलब कन्फ्यूज़ हो जाता है, किसी चीज़ को सोच नहीं पाता, सोचने में दिक्कत करेगा और मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं नॉइज़ियस सा, पागल सा हो जाएगा, परेशान सा हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। और आपको एक बात बता दूँ, बायोलॉजिकल टर्म है एक कि ऑक्सीजन कभी भी ब्रेन में स्टोर नहीं होता।
तो रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन को बहुत जरूरी है, ठीक है, टू एबल टू थिंक, ठीक है, टू एबल टू सर्वाइव, है ना। तो ऑक्सीजन का सप्लाई रेगुलर वे में बहुत जरूरी है, बट हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाता है, और सोल्यूबल नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो इसको हम मेंटल कंफ्यूजन भी कहते हैं, जिसमें इंसान सोचने में प्रॉब्लम्स करने लग जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो ये था आपका थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, सॉरी, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हाई एल्टीट्यूड वाला। एक फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, ठीक है, लेकिन वो केएच और टेम्परेचर के बारे में बाद में बात करेंगे, मतलब अभी थोड़ी देर बात करेंगे, बाद जब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन केएच एंड टेम्परेचर, तो केएच और टेम्परेचर के रिलेशनशिप्स के पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर का क्या रोल है सॉल्विटी ऑफ गैसेस में, ठीक है। रोल ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बोल देते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility ऑफ गैसेस इन लिक्विड। उधर प्रेशर की बात कर रहे थे, यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैस कितना ज़्यादा डिजोल्व है लिक्विड के अंदर, इसका इफेक्ट हम देखेंगे टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ज़्यादातर एग्जाम्पल समझना बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को, ठीक है। देखो, माना बच्चा कि यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड में डिजोल्व है गैस, ठीक है। माना लिक्विड जो है H2O है, और इसके अंदर डिजोल्व क्या है, O2। इसके अंदर क्या डिजोल्व है, O2। O2 के मॉलिक्यूल्स को हम किससे बना देते हैं, व्हाइट कलर से बना देते हैं, ठीक है। ये O2 के मॉलिक्यूल्स है, समझ में आई बात। तो ये एक तरह से सॉल्यूशन बन चुका है, किसका, लिक्विड और गैस का। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। कब, जब आप टेम्परेचर हाई करते हो, एवोपरेट होता है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवोपरेशन रेट बढ़ जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, यहाँ पर इसका रोल क्या है, प्रैक्टिकली समझो ना चीजों को। तो देखो, एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो ऑलरेडी गैस स्टेट में है, और एक लिक्विड। जब मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस में। तो सोचो, अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन ऑलरेडी गैसेस स्टेट में है, तो उसका क्या होगा, यानी कि लिक्विड से पहले जो गैस प्रेजेंट है, वो गैस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन रेट इसका बढ़ जाएगा। डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिफ्यूजन रेट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, डिफ्यूजन रेट उसका बढ़ता जा रहा है। और गैसेस ऑलरेडी कैसा नेचर का होता है, एक्सपेंडेबल नेचर का होता है। यानी तुम टेम्परेचर बढ़ा करके जो अच्छा खासा गैस इसके अंदर डिजोल्व था, उसके डिजोल्यूशन को आप कम कर रहे हो, उसको आप भगा रहे हो, है ना। यानी ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, गैस उतना ही ज्यादा कम सोल्यूबल होगा, किसमें, लिक्विड में। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है ये चीज। तो यहाँ से जो लिक्विड है, ये एवोपरेट होना, सॉरी, गैसेस जो है वो वाटर को छोड़ के एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड भी एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हम दोनों को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझो, डायरेक्ट रटना नहीं है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से और लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो रही है ये देखो, क्योंकि जो लिक्विड और गैसेस हैं वो दोनों के दोनों एवोपरेशन नेचर का एवोपरेशन नेचर का होता है, एवोपरेशन नेचर की प्रॉपर्टी होती है उसके पास, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो इन चीजों को ध्यान रखो, है ना। डायरेक्ट लिखना समझना, समझने से चीजें आसान हो जाती है, डायरेक्ट रटना नहीं चाहिए कंसेप्ट को, है ना। अगर एक बार समझ लोगे तो याद रहेगा, क्लियर है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस ऑलरेडी एवोपरेट हो रहा है। तुम खुद सोचो ना, अगर टेम्परेचर मान लो कम करते हो, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड मतलब एग्जाम्पल वाटर ले लेते, डायरेक्ट डायरेक्ट वाटर ले लेते। यहाँ पे मान लो H2O है और O2 है,
ये गैस स्टेट पे है और ये लिक्विड स्टेट पे है, दोनों आपस में मिक्स है। तुम क्या करो, टेम्परेचर को कम कर दो, टेम्परेचर को कम कर दो। जब टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। और जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है गैस स्टेट में, ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और टेम्परेचर कम करो तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप कंडेंस करा रहे हो, टेम्परेचर कम करने पे दोनों को पास ला रहे हो। समझ में आ रही है बात? टेम्परेचर जैसे ही कम करोगे इनका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, और इंटरेक्शन इनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जितने मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे वो मॉलिक्यूल सब पास पास आ रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ब्रेक होता है और वो एवोपरेट हो जाएगा। अगर लिक्विड है तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑलरेडी गैसेस है तो जल्दी स्केप हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कम करते हो तो सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा और गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यानी ओवरऑल बात, इस बात का ध्यान रखना दोनों चीज समझाने के बाद, कि टेम्परेचर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैस गैस सॉल्यूबल इन लिक्विड। किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो टेम्परेचर क्या है, इनवर्स रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर अगर कम रखते हो तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा होगी। और यही रीजन है कि कॉक और सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको कोल्ड में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। कि कॉक और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं ठंडे होते हैं, टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से CO2 जो उसमें ऐड किया है हाई प्रेशर पे, वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है। गर्मी में आए और आते ही कैसे कहते हो कि ठंडा पानी है तो पिला दो सर, ठंडा पानी दे दो, मतलब ठंडा पानी पीना है, गर्म पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो ठंडे पानी क्यों मांगते हो आप गर्मियों में पीने के लिए, बहुत ज्यादा टेस्टी क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। बीमार हम पड़ते हैं घर में, हमें बीमार पड़ते ही घर वाले क्या करते हैं, गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी पिलाते हैं, बहुत ज्यादा कड़वा सा लगता है, टेस्टी सा नहीं लगता। रीजन, गर्म पानी का मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम कर दी है हमने। समझ में आई बात? तो हेल्थ इश्यूज की अगर बात करें, हेल्थी की अगर बात करें, तो ठंडा पानी पीना हमारे लिए बहुत सही है। रीजन, उसके अंदर ऑक्सीजन जो है ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो ये था टेम्परेचर का रिलेशन इससे, गैसेस के सॉल्युबिलिटी पे, इसमें लिक्विड में। क्लियर है? टेम्परेचर इनवर्स रिलेशन रखता है किससे, गैस की सॉल्युबिलिटी है, इसमें लिक्विड में। अब हमारा जो हेडिंग था पीछे, जिसको हमने इग्नोर कर दिया, वो क्या था हेडिंग, केएच का रिलेशन क्या है, केएच का रिलेशन क्या है टेम्परेचर से। तो भाई इन दोनों को समझने के लिए देखो, एक पर्टिकुलर कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन टेम्परेचर को और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को रिलेट करके हम लोग केएच को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी बताते हैं आपको। इसमें एक और पॉइंट्स रह गया टेम्परेचर वाले में, जैसे हमने बात किया यहाँ पे कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैसेस, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैस इन लिक्विड। इस पे यार एक क्वेश्चन है, देखो मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। उस क्वेश्चन का आंसर आप करो। यस, देखो, वाई एक्वाटिक एनिमल, क्वेश्चन है, वाई aquatic animals are more comfortable in cold water than warm water। लो, एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एलिमेंट क्या होते हैं, जलीय जीव जो पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ठंडे पानी में अच्छा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, रेदर देन वार्म वाटर। रीजन बताओ, अभी पढ़ा है हमने, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती है। तो अब यहाँ पर कोल्ड वाटर है, तो कोल्ड वाटर अगर है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी मोर होगी, है ना, रेदर देन वार्म वाटर। तो यहाँ पर जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, कैसे बनाओ अगर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, फिश बनाओ, ये, यस, फिश, ठीक है। अब देखो ये जो फिश वगैरह हो गया, बाकी चीजें भी हो गया, एम्फीबियंस हो गया, कुछ भी, तो ये बहुत अच्छा फील करेंगे इसमें कोल्ड वाटर में। रीजन क्या है, बिकॉज ऑक्सीजन solubility is more in cold water, इतना लिखना है, because of gases are more soluble in less temperature। इतना भी लिख दोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। कब क्वेश्चन, देखो CBSE 2018। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड वाला भी होगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो क्या है, हाँ, अभी पहले उसके लिए फिर केएच बताना पड़ेगा मुझे ना, वैल्यू ऑफ केएच बताना पड़ेगा आपको। तो केएच और टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं एक बार। ना समझ आया? यस, रिलेशनशिप बिटवीन केएच एंड टेम्परेचर। देखो हमने भी पढ़ा था, प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। जब हम मोल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे केएच लग जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एक्स गैस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब केएच को अगर हम बाहर निकालते हैं बच्चों, तो केएच इज इक्वल टू टी गैस, अपॉन में एक्स गैस। यानी कि अब देखो, हमने क्या पढ़ा है कि एक्स गैस जितना ज्यादा होगा, कोई भी गैस उतना ही ज्यादा सॉल्यूबल होगा। जितना एक्स गैस होगा उतना ही ज्यादा लिक्विड में कोई भी गैस सॉल्यूबल होगा। और जो एक्स गैस है, केएच है, वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। यानी कि अच्छा हाँ ठीक है। अब उसके अलावा देखो, मोल फ्रैक्शन ज्यादा, सॉल्यूबल ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा, सॉल्यूबल ज्यादा। कोई भी गैस लिक्विड में ज्यादा सॉल्यूबल हो तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर का रिलेशन क्या आ गया, इनवर्स आ गया। मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन क्या आ गया, इनवर्स आ गया। और मोल फ्रैक्शन और केएच का रिलेशन भी क्या है, इनवर्स है। तो केएच और टेम्परेचर दोनों एक जैसे हो गए। टेम्परेचर कम करोगे, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा होगी। जब टेम्परेचर कम है और गैस लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल है, और गैस लिक्विड में ज्यादा कब सॉल्युबल होगा, जब उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। और मोल फ्रैक्शन केएच के यहाँ क्या है, इनवर्स है। तो टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केएच के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स गैस के। ठीक है, एक्स गैस के। अब यहाँ से तुम क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो केएच के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे और गैस की सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो आते हैं उस क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। यस, कह रहा है गैस ए इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन गैस बी। वाटर ले लिया, ठीक है, ये वाटर है। और इस वाटर में दो गैसेस मिलाया गया है, गैस ए और गैस बी। गैस बी, कह रहा है गैस ए ज्यादा सॉल्यूबल है, ये क्या है, मोर सॉल्यूबल है। और ये क्या है, लेस सॉल्यूबल है। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर। चलो दोनों का टेम्परेचर क्या कर दिया, सेम कर दिया, यानी टेम्परेचर का कोई अभी रिलेशन नहीं है फिलहाल। विच वन ऑफ द टू गैसेस विल हैव सेम हायर वैल्यू ऑफ केएच एंड वाई। लो, क्या पूछा है, विच वन ऑफ द टू गैसेस, इन दो गैसेस में से केएच का वैल्यू किसका ज्यादा होगा और क्यों। अब देखो, अभी हमने बात किया कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप रखता है किससे, केएच से। और इनवर्स रिलेशन है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि केएच का कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं बनता क्योंकि हेनरी कांस्टेंट है, बट हम इसको रिलेट कर लेते हैं फॉर्मूले के बिहाफ पे। अब इसने क्या बोला है, टेम्परेचर सेम कर दिया, गैस ए और गैस बी के लिए सेम कर दिया। ठीक है, और और क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द टू गैसेस विल हैव द हायर वैल्यू ऑफ केएच। किसका वैल्यू जो है केएच का ज्यादा होगा और क्यों। तो यार अभी इसने, हम क्या कर सकते हैं, केएच को जब टेम्परेचर सेम कर दिया तो हम किसको रिलेट कर सकते हैं, इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। और इन दोनों को रिलेट करके ही बता पाएंगे, है ना। और केएच का जो है मोल फ्रैक्शन से रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। और जो मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है उतनी ही, सॉल्युबिलिटी क्या होती है उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब तक तुम आंसर समझ चुके होगे। इसने बोला दो गैसेस है, दो गैसेस में एक गैस ज्यादा डिजोल्व है, एक गैस कम डिजोल्व है, टेम्परेचर सेम है। तो किसका केएच ज्यादा होगा और क्यों। तो जो ज्यादा सॉल्यूबल है उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना। और जो ज्यादा सॉल्यूबल है उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि उसका केएच कम होगा, क्योंकि दोनों रिलेशन उल्टा है। तो यहाँ पर ये गैस जो है ज्यादा सॉल्यूबल है। ज्यादा सॉल्यूबल का मतलब इसका मोल फ्रैक्शन, गैस ए का, गैस ए का जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, वो ज्यादा है। और अगर ये ज्यादा है बच्चों तो के एच ऑफ ए गैस क्या होगा, कम होगा। और गैस बी जो है लेस सोल्यूबल है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी वो ज्यादा होगा। यानी कि के एच ऑफ बी क्या होगा, सॉरी, लेस सोल्यूबल है मतलब मोल फ्रैक्शन कम होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा। तो मोल फ्रैक्शन इसका कम है, तो के एच क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। तो आंसर में क्या से कर सकते हो, के एच हायर किसका है, गैस बी का, गैस बी का। रीजन, रीजन बिकॉज ऑफ लेस सोल्यूबल। क्या दोगे आप आंसर लिख के, कोड में क्या लिख के आओगे, बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ लेस soluble लेस soluble एंड लेस मोल फ्रैक्शन। इसका मोल फ्रैक्शन कम है और ये कम सोल्यूबल है, इसलिए इसका केएच का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। समझ आया? तो ऐसे करते हो, ये 2016 का क्वेश्चन था, वो भी सीबीएसई का। अभी बताया आपको मैंने, सिर्फ और सिर्फ अभी सीबीएसई ही कर रहे हैं, है ना। टाइम मिला तो नीट के लिए बनाएंगे वीडियोस, बट अभी पहले आपका ख्याल रख ले। हाँ, एमसीक्यूज आ गया, सॉरी क्वेश्चंस आ गए, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल से पहले देख लेते हैं और कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं रह गया हमारा। एज का बता दिया, टेम्परेचर का बता दिया आपको, हेनरी लॉ के तीनों एप्लीकेशंस बता दिए आपको, ठीक है। हम्म। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखें। चलो न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। एट हायर एल्टीट्यूड at higher altitude people suffer from anoxia। यस, बीमारी का नाम ही पता लग गया भाई, मुझे याद नहीं आ रहा था, देख के याद आ गया, ठीक है। फ्रॉम anoxia रिजल्टिंग इन एबिलिटी टू थिंक। जब पीपल हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो एनोक्सिया फील करते हैं, ठीक है, और कंफ्यूजन क्रिएट होती है और सोचने में दिक्कत आती है, इनएबिलिटी टू थिंक। भाई देखो, वो 2012 में, 13 में, 19 में और भी बार आए हुए थे, मैंने ज्यादा मेंशन नहीं किया। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर बेटा? एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, कि हाई एल्टीट्यूड पे क्या कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है ऑल्सो डिक्रीजेस, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है ना। एंड फील लाइक एनोक्सिया, फील लाइक एनोक्सिया। और व्हाट यू मीन बाय एनोक्सिया? कंफ्यूजन होना, मेंटल डिस्टर्बेंस होना, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय एनोक्सिया? फील होना, मेंटल डिस्टर्बेंस होना, इनएबिलिटी टू थिंक, ये इसका रीजन है। इतना आसान है ना, तो इस तरह से ही लिख के आया करो बोर्ड में, तभी आपको मार्क्स मिला करेंगे। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज लिया है मैंने आज, यस। पहले एमसीक्यूज करते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स करते हैं, थ्योरी वाले बहुत क्वेश्चंस होंगे, अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, यस। देखो क्या है क्वेश्चन, एच टू एच टू एस, एच टू एस इज अ टॉक्सिक गैस। एच टू एस क्या है, टॉक्सिक गैस है, विद रोटन एग, ठीक है, लाइक स्मेल, ठीक है, मान लिया। इज यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, किस लिए यूज किया जाता है, सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, ये सब वर्ड्स है, कोई बात नहीं, हमें तो डाटा चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S, मिल गया डाटा। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, भाई H2 गैस को किस में मिलाया जा रहा है, वाटर में मिलाया जा रहा है। क्या दिमाग में खटका तुम्हारे, कि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, दिमाग में आ गया हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूले भी आ जाने चाहिए। कंडीशन बोला है एसटीपी, यानी कि एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। कंडीशन क्या दे दिया, एसटीपी, यानी कि 298 केल्विन है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कह रहा है 0.195 एम, एम स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी बेटा, एम स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में हो, प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg या फिर 1000 ग्राम। तो यहां से हमें यह पता लग गया कि 0.195 सॉल्यूट डिजोल्व है, यानी कि जो H2S की क्वांटिटी है वो कितना है, 0.195 m है, और ये डिजोल्व है किसमें, वाटर में डिजोल्व है, ठीक है। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, क्या निकालना है,
हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। तो भाई ये तुमने गिवन कंडीशन लिख लिया, ये क्वेश्चन को समझ लिया, उसके बाद तुम आ गए फॉर्मूले पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट निकाला है और हमें पता है टी गैस डायरेक्टली इज इक्वल टू के एच एक्स गैस। गैस कौन सा है हमारे पास? H2। तो प्रेशर ऑफ H2S इक्वल टू के एच और एक्स गैस किसका आएगा? H2S का आएगा। और मोल फ्रैक्शन H2S का हम निकाल रहे हैं किसमें? वाटर में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए H2S का, और ये किस में है? टोटल में। तो टोटल किसका? H2S प्लस में H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। तो ये टोटल मोल से एक का मोल निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी दोनों का हमें मोल पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालो किसका? H2S का। अब नंबर ऑफ मोल्स दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया है? मोलैलिटी। क्या दिया है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर। तो कितना प्रेजेंट है? मोलैलिटी 0.195 है ना। एम मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स और वेट इन सॉल्वेंट। वेट इन केजी किसका? सॉल्वेंट का। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर हो गया ना, और ये 1 kg सॉल्वेंट होगा। 1 kg सॉल्वेंट को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 0.195। इसका इसका H2S का। तो नंबर ऑफ मोल्स H2S का हमें मिल गया कितना है? 0.195। और 0.195 क्योंकि नीचे भी H2S है प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। भाई क्या होगा? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 1000 ग्राम, क्योंकि सॉल्वेंट का वेट आएगा। मॉलिक्यूलर मास 18। इसको सॉल्व करोगे, बहुत फेमस है, ये 55.55 आएगा। इसको तो रट ही लो। 1000 अपॉन में 18 55.55 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा मोल फ्रैक्शन किसका? H2S का। मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इसका H2S का। ठीक है। जैसे ही मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, तुमसे पूछा क्या है? KH। व्हाट डू यू मीन बाय KH? हेनरी कांस्टेंट। KH इज हेनरी कांस्टेंट। ठीक है। तो KH इज इक्वल टू प्रेशर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊपर? H2S का अपॉन में XH2S। XH2S। क्या आप सॉल्व करना चाहोगे? क्या आप सॉल्व करना चाहोगे? हेनरी कांस्टेंट निकालना है। मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड में सॉल्व करो एक बार। टाइमर लगा देता हूँ, टाइमर लगा देता हूँ। देखते कर पाते हो कि नहीं। कर लोगे यार। चलो 30 सेकंड में आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करो फटाफट। 30 सेकंड। आधा तो सॉल्व करवा ही दिया है, बस करना क्या तुमको? केच निकालना है सॉल्व करके। कहाँ चला गया? सॉरी, 20 सेकंड तो मैंने वैसे ही ले लिया तुम्हारा। चलो 1 मिनट में करके दिखा दो। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। ठीक है, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। 15 सेकंड लेफ्ट। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक पुट कर सकते हो। ये बार में पुट कर सकते हो। प्रेशर का अमाउंट बता देता हूँ, नहीं बताओ तो। प्रेशर क्या लोगे? प्रेशर ऑफ गैस जो लोगे बार में अगर लेते हो तो 0.987 के आसपास होता है। 0.987 बार, ये वैल्यू पुट कर सकते हो प्रेशर का। सॉल्व करो। 1 मिनट से ज्यादा ही टाइम हो गया। कितना है? 0.195 प्लस 0.195
प्लस 55.55। पचपन पॉइंट 195 डिवाइडेड बाय 55.74, 0.0034 आ जाएगा ये। कर लिया होगा। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे 0.195 अपॉन में, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ। को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0034 आएगा, ठीक है, 34 सॉरी 35, 0.0035। कैलकुलेशन कर लेना यार, ठीक है। अब क्या निकालना है, KH। यहाँ क्या पुट करोगे 0.987 अपॉन में, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे 0.0035। इसको सॉल्व करोगे तो KH जो आएगा, NCERT क्वेश्चन है तो मैच कर सकते हो आंसर 282.2 के आसपास बार। ये तुम्हारा आंसर आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बार ही आएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन का तो यूनिट होता नहीं है, तो प्रेशर का यूनिट रहेगा बस, ठीक है। ऐसे सोल्व करते हो, इजी है। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी टाइम मिलेगा आपको 1 मिनट का। चलो सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2। हेनरी लॉ कांस्टेंट किसके लिए दे रखा है, CO2 के लिए दे रखा है। किस में दे रखा है, वाटर में दे रखा है। कितना दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ यानी कि CO2 गैस है, वो डिजोल्व है। इसमें डिजोल्व है बच्चों, वाटर में। वाटर क्या है, लिक्विड है। इसका केएच का वैल्यू दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। पास्कल, ठीक है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। अब क्या है, जो अमाउंट दे रखा है सोडा वाटर का, वो कितना दे रखा है 500 ml। अब इसमें CO2 का कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी पता करना है। अब देखो क्वांटिटी में और अमाउंट में क्या डिफरेंस है। कभी अगर अमाउंट दे दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के छोड़ दो, अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर क्वांटिटी बोल रखा हो तो आपको गिवन मास निकालना पड़ेगा, यानी कि गिवन मास फाइंड करना है डायरेक्ट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स तक जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 CO2 प्रेशर, इस पे पैक कर रहे हैं, 2.5 CO2 का प्रेशर ले रखा है, उसको पैक कर रहे हैं। तो मैं एक बार सारा डाटा ले दे देता हूँ, 1 मिनट के लिए टाइम दे दूंगा आपको, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर मैं कराऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपको केज दिया हुआ है, ठीक है। पैक्ड अंडर, अच्छा प्रेशर ऑफ गैस, किस किस प्रेशर पे पैक किया जा रहा है 2.5, 2.5 प्रेशर दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है, गिवन मास पूछ रहा है किसका, CO2 का। तो प्रेशर ऑफ गैस और वाटर वाला फॉर्मूला लगाओ, हेनरी लॉ वाला। प्रेशर इज इक्वल टू KH एक्स गैस, ठीक है। एक्स गैस को बाहर निकालोगे, प्रेशर अपॉन में KH पुट करोगे, एक्स गैस क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू P अपॉन में KH। अब भाई यहाँ से क्या निकालना है आपको, वाटर का मोल्स, CO2 का मोल्स, P पता है, KH पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा बच्चे, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कर दोगे। और पूछा क्या आपसे, गिवन मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इनटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल सारे कंडीशन, सारे कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर दिया है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है। तो आपको मिलता है 1 मिनट का समय, कैलकुलेशन को बढ़ाओ
क्योंकि न्यूमेरिकल्स का बहुत रोल है केमिस्ट्री में। न्यूमेरिकल से आप स्कोर कर सकते हो। चलो फटाफट सॉल्व करो इसको जल्दी। फटाफट। वाटर का वही अमाउंट ले लेना 1000, क्या नाम है 1000। उसमें क्या दे रखा था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना ना, तो वहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट था, यहाँ पर क्या है लिक्विड है, तो लिक्विड है 1000 लीटर, 1000 ml ले लेना, तो 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो 55.55 मोल आ जाएगा वाटर का। ये तो कांस्टेंट है, हमेशा यही रहेगा। जल्दी कीजिए। चलिए चलो मैं वैल्यू और अगर कर लिया हो तो मैच कर लेना, सॉल्व आप खुद कर लेना, वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस कितना दे रखा है, प्रेशर ऑफ गैस कितना है, ई गैस जो है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप इसको पास्कल में भी ले जा सकते हो, और 1 एटमॉस्फेरिक में जो पास्कल का वैल्यू होता है 1.05। ये डायरेक्ट राउंड ऑफ करके अगर वैल्यू लेते हैं तो 1 × 10⁵ पास्कल होता है। तो ई गैस ओवरऑल हमारे पास 2.5 × 10⁵ पास्कल आ जाएगा, ठीक है। 10⁵ पास्कल आ जाएगा। निकालना क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें निकालना है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, यस ये भी निकालना ही है। प्लस में NH2O 55.55 मोल बताया था आपको कि 1000 ml वाटर है, और गिवन क्वांटिटी है ये, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, 1000 ml को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो डेंसिटी यूज करेंगे। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। और वाटर का डेंसिटी जो है, वाटर का डेंसिटी यूज कर रहे हैं हम लोग 1 ग्राम/ml, क्योंकि इतना ही होता है, ठीक है। तो इस 1000 ml को हमें ग्राम में ले जाना इजी हो जाएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है, नहीं वॉल्यूम है, हमें मास में ले जाना है, सॉरी वॉल्यूम है, हमें मास चाहिए ताकि हम मोल्स निकाल सके किसका, वाटर का। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम 1000 ml है, तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, गिवन मास 1000, मोलिकुलर वाटर का 18, 55.55 आ जाएगा। तो भाई इसका तो आ गया इक्वल टू, ठीक है, स्पेस चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें निकालना है। वाटर का 55.55 आ गया। प्रेशर ऑफ गैस कितना है, 2.5 × 10⁵ पास्कल, अपॉन में केएच का वैल्यू कितना है, केएच दे रखा था, केएच कितना है 1.67 × 10⁸, 1.67 × 10⁸, 8 के पावर को ऊपर भेजोगे कितना बचेगा, -3, 10⁻³ ठीक है। 2.5 और 1.6 अप्रोक्स कर लेते, राउंड ऑफ करके 1.5 इसको ले लेते, और ऊपर कितना 2.5 है, तो 2.5 ऊपर है, और 1.5 राउंड ऑफ करके ले लेते इसको, तो 5 से चला जाएगा ये, 5 3 जा, ठीक है, और 5 5 जा, तो आ जाएगा 0.5 अपॉन में 0.3 इंटू में 10⁻³ और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकल जाएगा। दो वैल्यू तो एक को नेग्लेक्ट कर दोगे, 55.55, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लोगे, और CO2 के नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। तो सॉल्व करने की कोशिश करना है, इसको सॉल्व हो जाएगा। अब तो डाटा ऑलमोस्ट काफी चीजें डाल ऐड कर दिए, बस सॉल्व करना रहेगा आपको, ठीक है। आंसर कमेंट में कर देना। नेक्स्ट कर दोगे ना पक्का, आओ माँ कसम। अरे भाई आजकल मेम्स इतने चल रहे हैं ना, चलो ठीक है कर देना कमेंट। नेक्स्ट देखो,
कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हो इस लेक्चर में आपको, ये होमवर्क दे रहा हूँ। 2020 का क्वेश्चन है लेटेस्ट। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर। वाटर के अंदर CO2 के सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है और प्रेशर कितना लग रहा है 760 केज दे रखा है। बहुत आसान है, कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है। सीबीएसई में इतना कुछ नहीं पूछा जाता भाई, भाइयों एवं बहनों। ये क्वेश्चन भी होमवर्क नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं इसको, ठीक है। ट्राई करना एक बार अपनी तरफ से, ट्राई करना, पक्का करवाऊंगा 100%। लेकिन एक बार आप ट्राई करोगे, ठीक है, एक बार आप ट्राई करोगे। अरे भाई कितने क्वेश्चन ले रखे हैं, ये भी होमवर्क लो, करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास का टाइम हो गया, दूसरे क्लास का जाना है इसलिए। यस, कुछ ऐसी कुछ करा देता हूँ। देखो, क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है आपसे? अब इसमें क्या पूछा है तुमसे? द करेक्ट मैच फॉर द बिलो टेबल। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, लेक्चर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जो आपको अच्छे से पता है आंसर, उसको आप सिलेक्ट कर लो। जो आपको अच्छे से पता है कि आपको मतलब बिल्कुल ही कंफर्म हो कि ये मेरे से गलत नहीं हो सकता, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो, बाकी को एलिमिनेट करो, ठीक है। इसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो आपको इनमें से किसको, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको अच्छे से याद है, ये बताओ, ठीक है। कोई भी ऑप्शन पकड़ लो जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होता हो। जैसे कि एक मैंने बताया होगा आपको, हम्म, देखो, स्मोक की अगर बात करें, स्मोक, स्मोक का अपीयरेंस कैसा होता है, मतलब बाहर से अगर स्मोक को देखते हो तो कैसे दिखता है? लाइक अब किसी चीज का अपीयरेंस है तो या तो लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा, ठीक है। तो स्मोक कैसा दिखता है? अगर सॉलिड इन लिक्विड है, गैस इन लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड है या सॉलिड इन गैस है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ठीक है। देखो, फॉर्म हो गया, FOM फॉर्म हो गया, स्मोक हो गया, ये सब अपीयरेंस कैसा होता है? सॉलिड के जैसा। लेकिन उसके अंदर मिक्स क्या होता है? गैसेस, ठीक है। तो गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड ये है ए। और वो किससे, किसका एग्जांपल हो गया? स्मोक का। तो ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड कहाँ दिख रहा है आपको? एक ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी होल्ड रखो, बाकी चीजों पे भी जाओ। ठीक है, बाकी वो भी देखो, बाकी भी मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। गैस इन लिक्विड, चलो ये बाय द वे तुम्हें नहीं पता, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, यस, लिक्विड इन सॉलिड। आपको मैंने क्या बताया था कि लिक्विड में हम लोग अमलगम यूज करते हैं और सॉलिड में सोडियम यूज करते हैं और जिंक यूज करते हैं, और इससे मिलकर के जो है NaHG बनता है और ZnHG बनता है। और इसको आप क्या कहते हो? अमलगम कहते हो। ये क्या कहते हो इसको? अमलगम। बोला था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया? अमलगम आ गया। तो ए का सेकंड और सी का फोर्थ, ए का सेकंड और सी का फोर्थ चेक करो कौन से ऑप्शन में है। ए का सेकंड, ए का इकलौता ऑप्शन है, और सी का फोर्थ, सी का फोर्थ है क्या इसमें? यस है। तो दो चीजें मैच हो गई। अब इससे तुम कंफर्म हो गए कि मेरा आंसर तो ठीक है, पर फिर भी चेक करो क्या डी का थर्ड है या नहीं है। अब तुम सोचने, जो ज्यादा सोच रहे थे ना, अब सोचोगे नहीं, क्योंकि आप कंफर्म हो चुके हो, ऑलमोस्ट 50% श्योर हो चुके हो। डी का थर्ड पे जाओ, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो गैस जो है किसमें? सॉलिड में है। यानी कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जहां पे ट्रैप हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो डी का थर्ड है, डी का थर्ड, तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड, सेकंड इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टाइम ज्यादा हो रहा है। द एग्जाम्पल ऑफ गैस इन सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन, गैस डिजोल्व किस में है? सॉलिड में। तो कौन सा तरह का एग्जाम्पल है? गैस डिजोल्व है सॉलिड में। गैस डिजोल्व है, गैस इन सॉलिड किसका एग्जाम्पल है? कैम्फर वेपर इन N2 गैस, ये तो सॉलिड डिजोल्व हो रहा है किसमें? गैस में। अमलगम्स, ये होता है ये होता है लिक्विड डिजोल्व होता है किसमें? सॉलिड में। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, गैस डिजोल्व हो रहा है किसमें? सॉलिड में। और पूछा क्या है? गैस इन सॉलिड, आंसर इज फर्स्ट। याद है ना? आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखो।
द सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस टेम्परेचर। लो, गैस जो है लिक्विड में, गैस की सॉल्विटी लिक्विड में कम हो रहा है जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, है ना? कौन सा कंडीशन था ये? सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड विद डिक्रीजेस टेम्परेचर। टेम्परेचर कम कब होता है? टेम्परेचर कम कब होता है? जब हीट लॉस होता है। हीट लॉस किस कंडीशन में होता है? एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में। किसी ऑप्शन में एक्सोथर्मिक दिख रहा है? फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, फर्स्ट एंडोथर्मिक है। फर्स्ट एंडोथर्मिक, यस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सेकंड आंसर। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो यार, सब आसान है। इनसॉल्युबल कंपोनेंट इन वाटर। वाटर में कौन सा कंपोनेंट जो है इनसॉल्युबल है? वाटर में कौन सा कंपोनेंट जो है वो इनसॉल्युबल है? वाटर क्या है? पोलर इन नेचर होता है। तो पोलर ही पोलर में डिसॉल्व होगा। पोलर में अगर नॉन पोलर मिला दोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है आंसर? फिनॉल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, OH इसमें होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड एंड टोल्यूइन। फॉर्मिक एसिड भी डिसॉल्व हो जाएगा। फिनॉल और टोल्यूइन भी डिसॉल्व हो जाएगा। टोल्यूइन एंड क्लोरोफॉर्म। चलो ट्राई करना इसको, ये होमवर्क देता हूँ मैं, कुछ तो सोचा करो खुद से। Maximum amount of solid solute that can be dissolved in a specific amount of liquid solvent does not depend upon। किस पे डिपेंड नहीं करता? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड पे भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। ये सारी चीजें आपको पढ़ा रखा है, ठीक है? आपको खुद करने चाहिए थे क्वेश्चन, पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ होमवर्क। अब बोलोगे सर बहुत होमवर्क देते हो, भाई खुद से भी कोशिश किया करो, ठीक है? चलो फिर टाइम ज़्यादा हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।